नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो तारीख है वो है 17 अगस्त। अब ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस तारीख को कहा गया कि जनगणना का सेकेंड फेज का काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होता है। तो पिछला हमारा जो डेटा है वो 2011 का है। आप कहेंगे कि 2021 में फिर सेंसस हो जाना चाहिए था, चूंकि 10 साल यहाँ होता है, लेकिन 2021 में सेंसस नहीं हुआ चूंकि कोविड-19 एक वजह था। इसके अलावा कुछ समय बाद देखा गया कि कुछ टेक्निकल वजह से ये बढ़ते बढ़ते 2027 तक चला गया। तो सेंसस 2027 हम लोग बोलते हैं, चूंकि इसका आधिकारिक डेटा जो प्रकाशित किया जाएगा वो अगले वर्ष 2027 के मध्य या अंत तक किया जाएगा, जैसा कि गृह मंत्रालय का अभी तक कहना है। लेकिन यह काम 2026 से शुरू हो गया। अब इसमें कहा गया कि ये जो जनगणना होगा वो दो फेज में, फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 में कहा गया कि आवास की गणना की जाएगी, ठीक है, मकान की गणना की जाएगी। और फेज 2 के अंतर्गत कहा गया कि जब ये काम हो जाएगा तो फिर यहां से यानी कि 17 अगस्त से हम जनगणना सेंसस का काम शुरू कर देंगे। अब इसके अंतर्गत भी दो तरह की बातें की गई कि सेंसस जो किया जाएगा तो पहले कुछ राज्यों में प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, और इसमें कुछ बातों को लेकर के कि 40 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे सेकेंड फेज के दौरान, और जिसमें कुछ बातों पर जोर दिया जाएगा। कहा गया है कि इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन ऐसे शामिल किए गए हैं जो आजादी के बाद पहली बार देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने फेज 1 के विषय में भी बताया था कि फेज 1 में जो क्वेश्चन शामिल किया गया था वह 33 क्वेश्चन शामिल किया गया था, चूंकि उसमें जो जनगणना कर्मी थे वो लोगों के पास जाते थे, मकान वगैरह के विषय में पूछते थे कि मकान का क्या नंबर है, आपका अपना मकान है कि नहीं, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, क्या क्या उसमें सुविधाएं, तो वो था। लेकिन यहां बहुत सारी बातें अब जनगणना से शुरू होगी, जिसमें इस बार कहा गया कि कास्ट सेंसस भी होगा। ये पहली बार यहां पर आप देखने को मिलेंगे। तो यहां पर चलिए अब शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीज होने वाला है। पहला चरण आज से शुरू हो रहा है, यानी कि 17 अगस्त 2026 से। अब देखिए 17 अगस्त 2026 से ये 31 अगस्त 2026 तक ये चलने वाला है। यहां पर देखेंगे तो खुद जानकारी यहां पर दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ कहां से शुरू होगा, यानी कि किस एरिया को लेकर के बात की गई है, उसके अंतर्गत कुछ एरिया जो चर्चा में है, जो मुख्यतः आप कह सकते हैं जिस देश के जो पहाड़ी राज्य हैं, जो उत्तर से हिमालयी राज्य जो देखने को मिलेगा, चाहे उसमें लद्दाख को शामिल कीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर को शामिल कीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश को शामिल करेंगे, चाहे उत्तराखंड को, ये कुछ राज्य जो है यहाँ पर ये काम किया जाएगा। शुरुआत यहीं से की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि लोगों से उसकी जाति भी पूछी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जनगणना कर्मी जब आपके यहाँ जाए तो वो आपसे आपका कास्ट भी पूछते हुए नजर आएंगे, जो आपको बताना है। अब एक प्रश्न आपके मन में यहाँ पर साथियों निकल रहा होगा ना कि आखिर इन्हीं कुछ राज्यों में सबसे पहले जनगणना क्यों, 17 तारीख से अगस्त के महीने से यहाँ क्यों, जबकि ये कहा गया कि फेज 2 की जो शुरुआत होगी वो फरवरी 2027 से होगा, यानी कि बाकी राज्यों में बाद में जनगणना किया जाएगा। फिर इन राज्यों में क्यों? इसके पीछे की कुछ भौगोलिक वजह है। चूंकि अगर देखेंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो लद्दाख हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ पर भारी बर्फबारी शुरू होने लग जाती है। अगर आप देखेंगे तो वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जाते हुए ये एरिया पूरी तरह से ब्लॉक होने लग जाता है। तो भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर इस तरह की बनी हुई है। सर्दियों के मौसम में आवागमन जो है वो बाधित हो जाता है, अत्यधिक ठंड पड़ता है, महीनों तक कई हिस्सा कटा रहता है। वहां तक पहुंचना जनगणना कर्मी के लिए वो मुश्किल हो जाएगा इस पहाड़ी एरिया में पहुंचने के लिए। तो समय से पहले इस एरिया का जनगणना पूरा करा लिया जाए, नहीं तो फरवरी 2027 से शुरू होगा और इस कुछ राज्यों का बच जाएगा, क्योंकि सर्दी खत्म होने का इंतजार किया जाएगा। फिर अगले साल जून जुलाई में यहाँ का काम शुरू होगा, तो फिर डेटा आते आते 2028 हो जाएगा। तो यहां पर यह कहा गया है कि समय रहते हुए काम पूरा करा लिया जाए। दुर्गम क्षेत्र जो है वहां तक पहुंच भी पूरी तरह से सुनिश्चित करा दी जाए, सटीक डेटा सही से समय रहते मिल सके। इन तमाम कार्यों को सही समय पर संपादित करने की कोशिश की जा रही है। अब जो 40 सवाल हैं उसमें अगर देखेंगे तो पूछा गया है कि व्यक्ति का नाम क्या होगा। ध्यान से समझिए, मुख्य बातें मैं बता देता हूं। इसके अलावा परिवार के मुखिया से संबंध क्या है, यानी कि हेड ऑफ द जो फैमिली होंगे उस व्यक्ति का उनसे क्या संबंध होगा, है ना। किसी का पिता पुत्र का संबंध हो सकता है, किसी का पति पत्नी का संबंध हो सकता है। ये उसका जेंडर क्या होगा, जन्म तिथि, और जिस तारीख को आपका डेटा लिया जाएगा उस
तारीख को आपका उम्र क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, शादी के समय उम्र कितनी रही है, इससे पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ बाल विवाह की दर कितना है नहीं है। देखिए बिटवीन द लाइन स्टडी करेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ से निकल के आएगा। पति पत्नी का नाम, इसमें से बहुत सारी चीजें पता चलेगा कि किस क्षेत्र जाति या संप्रदाय के रहने वाले हैं, तमाम चीजें इंटरकास्ट मैरिज वगैरह या ये सब चीजें समझ में आता है। घोषित राष्ट्रीयता क्या है उनकी, धर्म उनका यहाँ पर, इसके अलावा SC ST जाति, चूंकि कास्ट सेंसस पहली बार हो रहा है, ठीक है, पिता की जानकारी, मां की जानकारी, इसके अलावा शिक्षा और भाषा से संबंधित कुछ, तो दिव्यांगता, मातृभाषा और दूसरी भाषा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मातृभाषा को लेकर के काफी विवाद पिछले कुछ समय में रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत इसमें जनगणना में शामिल किया गया है, तो मातृभाषा और दूसरी भाषा भी आपसे पूछा जाएगा। साक्षरता और इसके साथ साथ डिजिटल साक्षरता की बात की जाएगी, यानी कि अभी तक हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं ना, लेकिन समय के साथ हम टेक्निकल एज में हैं, आज हम AI की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिजिटल लिटरेसी हमारे देश का क्या है वो यहां पर बातें की जाएगी। शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई की स्थिति देखा जाएगा, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता और स्ट्रीम विषय क्या रहा है, यानी कि मान लीजिए वो बीटेक कर रहे हैं, है ना, अगर बीटेक कर रहे हैं तो उनका स्ट्रीम क्या है, क्या वो मैकेनिकल है, क्या वो सिविल है, ये तमाम चीजें क्या स्ट्रीम है, इन तमाम चीजों की भी जानकारी यहाँ पर लिया जाएगा। रोजगार के विषय में भी जाना जाएगा कि पिछले 1 साल में काम किया है कि नहीं, उनकी आर्थिक गतिविधि का श्रेणी क्या रहा है, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो कैसा व्यवसाय कर रहे हैं, उद्योग कैसा है ना, सेवा का प्रकार क्या है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी में है या टर्सरी सेक्टर में है, कामगार की श्रेणी क्या है, गैर आर्थिक गतिविधि उनके क्या क्या है, काम की तलाश कर रहे हैं और उपलब्धता है कि नहीं, काम की जगह, और अगर काम की जो जगह है दूर है तो यात्रा कैसे करते हैं, ये तमाम चीज, जन्म और माइग्रेशन को लेकर के जो चीजें पता की जाएगी। तो सबसे पहले तो जन्म स्थान तो होगा ही, पिछला निवास स्थान कहाँ था, माइग्रेशन, अगर आप जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ओडिशा से दिल्ली आए हैं तो आने का वजह क्या होगा, पिछली जगह से यहाँ आप दिल्ली रह रहे हैं तो कितने समय तक रह रहे हैं, अस्थायी निवास क्या है, अगर उड़ीसा है तो वहां का देना होगा, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, अब तक जन्मे बच्चों की संख्या की है, इससे क्या निकाला जा रहा है, हम फर्टिलिटी रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी रेट देश का गिर करके 1.9 पे आ गया है, इसीलिए 2 सवाल यहां पर इसलिए कहा गया है कि वर्तमान में जीवित बच्चे कितने हैं और जन्मे बच्चे की संख्या। तो कुल मिलाकर के हो सकता है ना कि किसी महिला ने मान लेते हैं 5 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उसके जो है 3 ही बच्चे जीवित हैं, तो अगर फर्टिलिटी रेट इस महिला की निकाला जाए तो वो 5 होगा ना कि 3 होगा। तो फर्टिलिटी रेट यहां से निकलेगा और यहां से फिर निकलेगा कि भाई जन्म दर और मृत्यु दर क्या रहा है ना, खास करके यहां पर जो बच्चा जन्म लिया है उसका जन्म दर कितना रहेगा, ठीक है, वो 2 बच्चे यहाँ पर अगर डेथ कर गए तो उसकी वजह क्या होगा, पिछले 1 साल में जन्मे बच्चों की संख्या, ये भी ली जाएगी। अन्य जानकारी में निश्चित तौर पर कोविड-19 से हम लोग उभरे हैं तो वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं, जगह, कुल बैंक अकाउंट कितने आपके पास हैं, मोबाइल नंबर आपका लिया जाएगा, आधार कार्ड, वोटर ID नंबर, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं है तो उसका नंबर। जनगणना 2011 और 27 में देखेंगे, चूंकि अब लंबा समय हो गया है, 10 साल से ज्यादा होता जा रहा है, इस वक्त जो है 29 सवाल यहाँ पर थे, अब यहाँ पर 40 सवाल होंगे। SC ST के साथ जाति भी इस बार पूछी जाएगी, पहले SC ST का केवल लिया जाता था, इसमें नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति के साथ राष्ट्रीयता और पति पत्नी की जानकारी ली जाएगी, धर्म के साथ माता पिता की जानकारी ली जाएगी, डिजिटल साक्षरता, स्ट्रीम, विषय, ये तमाम चीज जो बाकी हम चर्चा किए हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। मुख्य फर्क क्या है 2011 से 27 के बीच में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहली बार जाति की जानकारी ली जाएगी। पार्लियामेंट के अंतर्गत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को लेकर के कहा कि इस बार के सेंसस में खास बात यह होगा कि हम कास्ट सेंसस करते हुए नजर आएंगे, चूंकि तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के अड़ी हुई थी कि कास्ट सेंसस अलग से कराया जाए, तो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें हम सेंसस में ही इसको शामिल कर देंगे। इसके अलावा फॉर्म पेपर से डिजिटल मोड में अब बदल गया है, पूरी तरह से डिजिटल अब एज ही है, हम विज्ञान के दौर में हैं, डिजिटल एज में हैं, तो जाहिर सी बात है काम काज करने का तरीका भी बदला है। इसके अलावा व्यक्तिगत जानकारी को और थोड़ा विस्तृत किया गया, सरकार चाह रही है कि आपकी जानकारी थोड़े अच्छे से रखा जाए, बेहतर डेटा से बेहतर योजना और नीतिगत फैसला किया जा सकता है, इस बात पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2027 के 2 फेज हैं, पहले में घरों की गिनती हुई थी अप्रैल से सितंबर 2026 में, जिसमें मकान वगैरह को लेकर के बात किया गया था, और फेज 2 में मैंने कहा कि फरवरी 2027 से शुरू होगा, लेकिन 17 अगस्त जो कि आज की तारीख है, मैंने कहा कुछ पहाड़ी राज्यों में ये काम पहले करा लिया जाएगा, जो कि कुछ राज्य ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये आप
सितंबर 2026 जो कहा गया, अब इसको आप 17 अगस्त कर दीजिए। ये थोड़ा सा और पहले होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए, अंग्रेज जो जनगणना करवाते थे उस समय क्या जातिगत जनगणना होता था? तो यहाँ पर प्रश्न है कि 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाया। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और इस वक्त जातियों की भी गिनती होती थी। चूंकि ब्रिटिश ने माना कि भारतीय समाज में एक विशेषता है और वो विशेषता यहाँ की जाति है, तो कुल मिलाकर के वो कहा गया कि 1881 से जो सेंसस शुरू हुआ तो कास्ट सेंसस भी हुआ और ये प्रक्रिया तकरीबन देखेंगे 1931 तक चलता रहा। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुआ, लेकिन ये आंकड़े सार्वजनिक उस वक्त नहीं किए गए। तो आखिरी बार यहां देखेंगे अगर अंग्रेजों के समय 41 में, लेकिन ये जारी नहीं किया गया। भारत के संविधान निर्माता जो हैं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट जिसमें तमाम नेता जो हैं वो शामिल रहे, ये सब इस बात को लेकर के एग्री थे कि आने वाले समय में ये जनगणना होना चाहिए। लेकिन जितने भी लीडर उस वक्त के थे, इन्होंने एक बात को लेकर के सहमति जताई। इन्होंने कहा कि देखिए, अगर कास्ट सेंसस आप करते हैं तो हमारा समाज जो है वो कहीं ना कहीं बट जाएगा, जाति के आधार पर जाति का बोलबाला हो सकता है। तो तमाम नेताओं ने इस बात को लेकर के एक सहमति दर्ज कराई कि नीतिगत फैसले करने के लिए अगर कास्ट सेंसस होता भी है तो उसके आंकड़े को जारी ना किया जाए। अब ये एक अपने आप में राजनीतिक मुद्दा है। जो भी पार्टी विपक्ष में रही उसका ये कहना रहा कि इस वजह से सरकार जो है अन्य पार्टियों को ये नहीं जानने देना चाहती है कि किस कास्ट के कितने लोग इस देश में हैं, ताकि कहीं ना कहीं वोट बैंक की बात यहां पर आती है। तो कुल मिलाकर के इन तमाम चीजों की वजह से जातिगत जनगणना वाला जो विषय है वो कहीं ना कहीं गौण होता चला गया। आजादी के बाद देखा जाए तो 1951 में पहली बार जनगणना हुआ। चूंकि लास्ट जनगणना कब हुआ था? आजादी से पहले 1941 में, जो कि अंग्रेजों ने कराया था। 10 साल में हो रहा है तो 51 में हुआ। अब 47 में भारत आजाद हो चुका है। लेकिन यहां भी देखेंगे तो 1951 में भी पहली बार लोकसभा चुनाव नहीं हुआ। पहली लोकसभा चुनाव अगर देखेंगे देश में तो 1952 में हुआ है। तो उससे पहले ही ध्यान रखिएगा 51 में एक जनगणना आजादी के बाद हुआ है और इसमें सभी जातियों को शामिल नहीं किया गया। कहा गया हम कास्ट सेंसस में सभी जातियों को नहीं लेंगे, क्योंकि समाज बच जाएगा। यही तमाम लीडर जो है यहाँ पर इस बात को लेकर के फैसला किए। तो इन्होंने कहा कि फिर लेकिन हमें योजना तो बनाना पड़ेगा, पॉलिसी मेकिंग करना पड़ेगा। तो चलिए SC ST का लेते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो कि समाज के सबसे वंचित इसीलिए यही है। तो जनगणना में इनको तो शामिल करा लिया गया क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की जो व्यवस्था था वो संवैधानिक बाध्यता था। क्योंकि कहा गया ना कि SC को जो हम आरक्षण देंगे वो तकरीबन 15% का होगा राष्ट्रीय स्तर पर, और ST को जो आरक्षण देंगे वो 7.5% का होगा। तो ये संवैधानिक बाध्यता था, इसीलिए इसका तो गणना कराना ही था। और उस वक्त अगर देखेंगे OBC और अदर्स को लेकर के बात किया जाए तो वो बाध्यता नहीं रहा, इस वजह से ये मामला पीछे चलता गया। तो अब यहां पर इस बार पहली बार यह होगा कि आजादी के बाद देखेंगे कि कास्ट सेंसस जनगणना के साथ होता हुआ आपको नजर आएगा। यहां पर एक प्रश्न है, जनगणना 2027 का पहला चरण किन क्षेत्रों में शुरू किया जा रहा है? 4 विकल्प है, जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। और आप लोग बताएं क्या आपको लगता है कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए या फिर नहीं करानी चाहिए? क्या वाकई जाति जनगणना कराने से और उसके आंकड़े प्रकाशित करने से समाज बट सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।